नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक माचीवाल है। मैं किशनगढ़ ग्रीनवाल जयपुर का रहने वाला हूं और नीट 2021 में मेरा स्कोर 700 है। सबसे पहले तो मैं गुरु कृपा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके सामने अपनी बात रखने का। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की। पहले तो मैं ये बता दूं कि सबका अलग-अलग अपना-अपना तरीका होता है, तो आप अपना तरीका ही फ़ॉलो करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हो। मैं फ़िज़िक्स से अपनी शुरुआत करता हूँ कि ज़्यादातर देखो फ़िज़िक्स में 2 ही तरह के लोग ज़्यादा मिलते हैं। एक वो जिनको फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो फ़िज़िक्स ही फ़िज़िक्स सॉल्व करते रहते हैं। एक वो जिनको फ़िज़िक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, तो उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। पर फ़िज़िक्स से आप डरे मत, मतलब आपको जो भी अगर आपका फ़िज़िक्स वीक लग रहा है, तो उसे ज़्यादा टाइम दें। फ़िज़िक्स में ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज़ पर कूद जाते हो, तो आप अटक जाते हो, वहाँ पर क्वेश्चंस नहीं होते। फिर से आप बार-बार ट्राई करते हो, तब भी वो क्वेश्चन नहीं होते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कंसंट्रेशन। एक तो आप क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। क्लासरूम का कोई भी डाउट घर पर मत लेके जाओ। अगर आपको कोई क्वेश्चन करवाया गया है, आपको समझ में नहीं आया, तो ज़्यादा उसको लोड मत लो। आप तुरंत सर से पूछो या फिर जो आपको 10-15 मिनट का गैप मिलता है क्लास में, तो वहाँ पर जाकर आप सर से डिस्कस करो। पर क्लासरूम का कोई भी डाउट घर पर मत लेकर जाओ, ताकि आप जब भी रिवाइज करने जाओगे तो तुरंत फटाफट पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आप रिवाइज कर पाओ। तो आपका 70 से 80% काम तो क्लासरूम में ही हो जाता है। उसके बाद घर पर तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पर भी जो क्लास में पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करें, उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करें। देखो होता क्या है कि अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज पर कूद गए, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो आप 10-15 मिनट वहाँ वेस्ट कर दोगे और तब भी आपका क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं होगा। इससे अच्छा अगर आपने पहले एमसीक्यूज की जगह सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व किए होते, तो आपको तरीका मालूम होता, आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो तुरंत उसके सामने सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप उसी पैटर्न का कोई एमसीक्यू करने जाओगे, तो वहां पर आपको फिर टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट वो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक और फायदा जो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने का होता है वो ये है कि सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको हो सकता है कि आपने जो तरीका किया है वो बहुत लंबा तरीका है, हो सकता है जहाँ टीचर्स ने करवाया वो थोड़ा छोटा तरीके से करवाया हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक फीडबैक मिलेगा कि यार इतना लंबा तो इसे करना ही नहीं था, काफ़ी शॉर्ट में ही मेरा काम हो जाता। हो सकता है कि आपने जो तरीका किया है वो पूरे यूनिवर्स का सबसे बेस्ट तरीका है, पर अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मालूम हो, तो उससे बढ़िया तरीका मुझे नहीं लगता फिजिक्स को इम्प्रूव करने का हो सकता है। फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए मेन चीज़ यही है कि आप उसे फिजिक्स को टाइम दो एटलीस्ट। मतलब आप दिन में देखो कि यार आपका टाइम जो है वो, अगर आपको फिजिक्स कमजोर लग रही है तो ज़्यादा टाइम आप फिजिक्स को दो और कम टाइम बाकी जो सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, उसे दो। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी का काफी ज्यादा मतलब रहता है कि यार फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं हुई, फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत टिपिकल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का नीट का पैटर्न है, जैसा नीट का पेपर आ रहा है, वह एनसीईआरटी बेस्ड जरूर है, बट एज इट इज एनसीईआरटी से सवाल नहीं आते। आप देखा होगा कि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, हमारे प्रोफेसर है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो वहां पर जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, जो आपके पैकेज में अटैच्ड है एमसीक्यूज के फॉर्म में, वो जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स है, तो उनको लेकर ज़्यादा लोड ना ले। अगर वहाँ की कैलकुलेशंस को ईगो पर मत ले, क्योंकि बहुत टिपिकल कैलकुलेशंस वहाँ पर है, तो वहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके फटाफट से उसको सॉल्व करने जाए। और ये कहूँगा कि उसमें बस आप तरीका देखें। जैसे एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि फिजिक्स में ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन है कि जो जुपिटर है उसका एक मून है, उस मून का नाम दिया हुआ है, फिर उनके मास दिए हुए हैं, उनका डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर सिंपल से एक टाइम पीरियड पूछा हुआ है मेनली, तो एक सिंपल फॉर्मूले से हो जाता। बट डेली लाइफ का एक एग्जांपल उन्होंने वहां से उठाया हुआ है, तो कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो गई। तो मैं यही सलाह करूंगा कि उसे फास्ट सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हो कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, तो उसे जल्दी जल्दी होकर वो एनसीईआरटी वाला काम पूरा निपट जाएगा। एनसीईआरटी फिजिक्स को थोरोली पढ़ने की पूरी मतलब कोशिश ना करें, मतलब थ्योरी से आप गो थ्रू होने की कोशिश ना करें। जो आपके क्लासरूम के नोट्स है वो, और उसमें भी जो कंटेंट रह जाता है वो आपके पैकेज में ही एक्स्ट्रा कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी जो दिया हुआ है, बस आप उसी को पढ़े, वो मोर देन सफिशिएंट है। और ये कहना चाहूंगा कि जो पैकेज के जो क्वेश्चन है उसे छोड़े मत, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। नहीं हो तो अपने बैचमेट से पूछे, टीचर से डिस्कस करें, और वो जो सॉल्यूशन है उसे आप वहां पर लिख ले, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करने जाओगे तो वही क्वेश्चन आपसे ना हो। तो आपके पास अगर वो सॉल्यूशन रखा होगा या फिर आपने टिक मार्क कर रखा होगा, तो रिवीजन करने में काफी सहूलियत होगी। आपने नोट्स पढ़े होंगे रिवाइज करते टाइम, और पैकेज में से वो क्वेश्चंस आप देख लोगे जो आपको पहली बार में नहीं आए थे, आपने सर से पूछे थे, आपने स्टार मार्क कर रखे थे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं केमिस्ट्री की तरफ मूव ऑन करता हूँ।
केमिस्ट्री में भी 3 जो सब्जेक्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों आपस में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ने का तरीका भी अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर जो कैलकुलेशंस है वो फिजिक्स से भी ज़्यादा टिपिकल है। तो इसलिए आप थोड़ा घबराएं मत, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। आप नीट का पेपर उठा के देखो, वहाँ पर कैलकुलेशंस इतनी गंदी नहीं आती है, मतलब सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आपको दिक्कत आ सकती है कुछ टॉपिक्स में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चैप्टर्स है। पर आप देखो कि वहां से भी क्वेश्चंस 1 या 2 ही आ रहे हैं, और वो भी सिंपल केएसपी पर क्वेश्चन आ रहा है, जो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बिल्कुल ध्यान दें। जो भी पैकेज में क्वेश्चन आ रहा है सर, जो होमवर्क दे रहे हैं उसे करें, घर पर जाकर उसे सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो उसे तुरंत क्लास में पूछे, सर से पूछे, पर डाउट ना छोड़े। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो निश्चित तौर पर आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। उसकी एनसीईआरटी भी सेम फिजिक्स की एनसीईआरटी की तरह है, फिजिकल केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, तो उसमें भी आप थ्योरीज के थ्रू बिल्कुल ना जाए, केवल जो एक्स्ट्रा कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी दे रखा है पैकेज में वहीं पढ़े। और जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने जिस तरह से बताया कि अगर आपको पता है कि यार ये तरीका है, ऐसा सा क्वेश्चन तो पैकेज में भी दिया हुआ है, इस पैटर्न का क्वेश्चन तो पैकेज में भी दिया हुआ है, तो उस तरह के जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको केवल एक बार देख ले और आगे बढ़ जाए। केवल उन्हीं कंसेप्ट को एनसीईआरटी से फोकस करने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं आपके क्लासरूम नोट्स में रह गई हो या फिर आपके पैकेज में रह गई हो। जैसे एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। थर्मोडायनामिक्स में एक क्वेश्चन है कि जो आयरन का रस्टिंग है उसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, पर फिर भी वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, क्यों? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, फिर एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, तो वहां पर फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ऐसे जो कंसेप्ट है वो आपको एनसीईआरटी से फाइंड आउट करने की जरूरत है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको याद करने की होती है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री में पॉजिटिव सोल कौन सा है, नेगेटिव सोल कौन सा है, या फिर सॉलिड स्टेट में जो लास्ट वाला कंटेंट दिया होता है, या फिर पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो कौन करता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के कुछ नाम है, कंपोजिशन है कि कितना % HNO3 और वाटर जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो करता है। तो ऐसी जो चीजें हैं, वो जो याद करने वाली चीजें हैं, उसके लिए आप केमिस्ट्री की एक अलग से कॉपी बना ले और उस कॉपी के अंदर वो सारी की सारी चीजें लिख दें, ताकि जब आप लास्ट टाइम पर रिवाइज करने जाओ तो आप एक बार उस कॉपी से गो थ्रू हो लो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मतलब कंसेप्ट तो मुझे पता है ही, और जो याद करने वाली चीजें अगर वहां से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहीं पर नहीं अटकूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक पार्ट आता है श्रोडिंगर इक्वेशन, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है उसमें बहुत सारा टिपिकल कंटेंट दिया हुआ है। मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था तो काफी दिक्कत आई थी उसमें, तो मैंने सर से डिस्कस किया था कि सर ये श्रोडिंगर इक्वेशन समझ में नहीं आ रही, ये क्या कंटेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो सर ने कहा कि बेटा ये जो पोर्शन है उसका हमारे इंजीनियरिंग में एक पूरा का पूरा सेमेस्टर होता है, और वो कंटेंट सारा के सारा वहां पर दिया हुआ है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप केवल एक बार जो एनसीईआरटी में जो आपका कंटेंट दे रखा है पैकेज में उसे एक बार बस रीड कर लें। अगर नहीं आया समझ में तो भी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और आगे भी मोस्ट प्रोबेबली उस वाले पोर्शन से नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो बहुत बेसिक लेवल का पूछा जाएगा, जो कंटेंट आपके जो पैकेज दिया हुआ है उसके अंदर पूरा का पूरा कवर है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया और केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें भी पूछी हुई हैं। तो उसमें पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को। पर जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन वाला पोर्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा जोर आता है क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो याद करने वाला है, हम भूल जाते हैं। हम भी जब पेपर दे के आते थे, हाइड्रोजन का जैसे पेपर है, ब्लॉक केमिस्ट्री का पेपर है, तो पेपर जब दिया है तब तो पढ़ रहे हैं, पेपर दे दिया, उसके बाद फिर सब कुछ दिमाग से गायब हो जाता था कि हमें याद ही नहीं रहता था, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता था। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जो कंटेंट याद करने वाला है, जो आपको लग रहा है कि यार मैं भूल सकता हूँ, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो कंटेंट भी आप उसी कॉपी में ऐड करते जाओ और उसे एकदम आप हिंदी भाषा में लिखो। मतलब कभी कभार होता है ना, हम बुकिश लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो आप अगर आप हिंदी भाषा में लिखोगे तो आपके लिए सहूलियत होगी पढ़ने में। जैसे MgSO4 है, उसको टूथपेस्ट बनाने में यूज किया जाता है, तो आप अगर हिंदी में लिखो बड़े एकदम देसी भाषा में कि MgSO4 को टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है, जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको जल्दी चीजें याद होंगी। और ये कहना चाहूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी उतना ही फोकस करें जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में करते हो। आपको कभी कभार लगता होगा कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें याद करने वाला पोर्शन है, तो स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट सवाल वहां से पूछे जाते होंगे, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल केमिस्ट्री में जरूरी है।
क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको फीडबैक मिलता है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है आपको याद हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है कभी कभार कुछ नया कंटेंट आपको वहाँ क्वेश्चन में मिल जाए, तो आप वहाँ अगर अटक जाओ तो फिर आप वापस से देखने जाओ कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा था। ये एग्जाम्पल दे के मैं समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक क्वेश्चन मेरे सामने आया कि इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा छोटी है, और ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे: कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। जब पहली बार मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो मैंने सोचा कि कार्बन तो सब में कॉमन है, डबल बॉन्ड सब में कॉमन है, इनमें सबसे कम जो साइज है वो ऑक्सीजन की है, इसलिए बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑक्सीजन का ही सबसे कम होना चाहिए। पर उसमें दे रखा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है। तो एक पल को तो यूँ लगा कि यार ये क्वेश्चन ही गलत है, वहाँ आंसर गलत दिया होगा। पर फिर मैं उसे एनसीईआरटी में ढूंढने गया तो वहाँ पर जो टेबल दे रखी थी वहाँ कुछ बॉन्ड ऑर्डर्स बॉन्ड लेंथ थी उनके बॉन्ड ऑर्डर्स दिए हुए थे, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मैग्नीट्यूड दिया हुआ था कि कितना उनका बॉन्ड लेंथ है। तो वहां से मुझे पता लगा कि वहाँ टेबल से उन्होंने क्वेश्चंस उठाया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वहां पर टेबल में आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो उसे उसी कॉपी में लिख दे जहां पर आपने याद करने वाला कंटेंट लिखा हुआ था। पी ब्लॉक में भी आपको बहुत सारी रिएक्शन यूजेस मिलेंगे और बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे जो आपके नॉर्मली ऑर्डर्स में होता नहीं, आप मतलब एक्सेप्शंस टाइप के कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे, तो उनको भी आप अपनी उस कॉपी के अंदर लिख सकते हो ताकि जब आप रिवाइज करने जाओ तो आपको वहां पर सहूलियत रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला और सबसे जरूरी जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि जो लास्ट के कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। क्योंकि कभी कभार ये होता है ना कि जैसे थर्मोडायनामिक्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इक्विलिब्रियम है, इनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, पर वहाँ से भी एक ही सवाल आएगा, पॉलीमर से भी एक ही सवाल आ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल से भी एक या दो सवाल आते हैं। तो हर एक चैप्टर्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक चैप्टर से एक सवाल आ रहा है। जब पुराने पेपर होते थे नीट के तो आपने देखा होगा कि कुछ चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता था, केमिकल बॉन्डिंग से ही 16 से 18 क्वेश्चन आ जाते थे। पर आज जो पैटर्न है एनटीए का, तो वहाँ केमिकल बॉन्डिंग से भी एक सवाल आता है, हाइड्रोजन से भी एक सवाल आता है, पी ब्लॉक से भी एक सवाल आता है, तो हर एक चैप्टर से एक एक सवाल आ रहा है। तो आप उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ज़्यादा उसमें कंसेप्ट है नहीं, याद करने वाला भी ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो आप जल्दी से उसे रिवाइज कर सकते हो। तो 6 से 7 नंबर्स तो आपके वहीं पर सिक्योर हो जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कहना चाहूँगा कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तब आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे एनएसआर चल रही है तो आपको पता है कि पेपर में अगर एनएसआर का पेपर है तो उसमें एनएसआर ही होगी, एलिमिनेशन चल रही है तो ऑब्वियसली उसमें एलिमिनेशन ही होगी। पर मेन दिक्कत शुरू होती है जब ऑर्गेनिक का थोड़ा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने को आता है, तब सारी चीज़ें मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमें पता नहीं चलता कि यार ये वाली रिएक्शंस कहाँ लिखाई थी, ये वाली रिएक्शन कहाँ थी, ये एलिमिनेशन होगा, एनएसआर होगा, वटेवर। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे सर ने ईएसआर पढ़ाई है तो ईएसआर की पूरी शीट सॉल्व करो, एलिमिनेशन पढ़ाई उसकी पूरी शीट सॉल्व करो, कोई क्वेश्चंस अटक रहे हो तो सर से जाकर तुरंत डिस्कस करो। शीट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपके माइंड में वो चीज़ फीड रहेगी। और वो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टोलुइन हो गया, उसमें ए डाला तो बी बना, फिर उसमें सी डाला, फिर डी डाला, फिर लास्ट में घुमा फिरा के वापस टोलुइन ही बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि फिर वो लिंक हो जाता है कि यार ये वाली रिएक्शन उस चैप्टर से थी, ये वाली रिएक्शन उस चैप्टर से थी। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री वो एक आपको एक सब्जेक्ट की तरह लगने लगेगी। सिंथेटिक इंपॉर्टेंस में कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो बहुत पहले पूछी जाती थी, पर एग्जाम एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो रिएक्शंस लिखवाई जाती है, और वहाँ टीचर्स बताते भी हैं कि ये रिएक्शंस पहले पूछी जाती थी और एनसीईआरटी में नहीं है। तो केवल आप उन्हीं नेम रिएक्शंस पर फोकस करें जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। जो नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई है केवल उन्हीं नेम रिएक्शंस को लिख लें। अगर आपको याद नहीं हो रही तो उन्हें एक साथ लिख के दीवार के सामने चिपका दे। मतलब मैं तो यही करता था कि अगर कोई कंटेंट याद करने वाला है, कोई थोड़ा सा इस तरह का हेडेक दे रहा है, कोई भी इस तरह का कंटेंट, तो उसे फाड़ लेता था, एक रफ कॉपी में एक पेज में लिख के और उसे दीवार पे सामने चिपका देता था। तो उससे जब भी मतलब सुबह उठता था तो एक बार देख लिया, उन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए फीड हो जाते थे। फिर उनको फाड़ देता था और कुछ नया चीज चिपका देता था। तो जो भी कंटेंट आपको इस तरह का परेशान कर रहा हो, नेम रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरह का इनऑर्गेनिक में कुछ यूजेस वगैरह हो, तो उन्हें आप वहां पर दीवार के सामने अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हो। अब बायोलॉजी के लिए मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये कि बायोलॉजी में कभी कभार हम सोचते हैं
कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा मायने नहीं रखती। मतलब बायोलॉजी में तो क्या है, पढ़ना ही होता है, रटना ही होता है, रिवाइज ही करना होता है, पर बायोलॉजी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी फिजिक्स में है, जितनी केमिस्ट्री में है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके वही कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। एक तो क्वेश्चन में जब आप थ्योरी पढ़ने जाओ, एनसीईआरटी पढ़ने जाओ या फिर नोट्स पढ़ने जाओ, तो आप ये कोशिश करें कि पूरे कंसंट्रेटेड होकर नोट्स को पढ़े, पूरे कंसंट्रेटेड होकर एनसीईआरटी को पढ़े। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूर जाएं और नोट्स को भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आपके नोट्स अच्छे से क्लियर होंगे तभी एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। क्योंकि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ पर कभी कभार एक लाइन में ही बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता है, वहाँ काफ़ी कंजेस्टेड लिखा हुआ है। मतलब इतना सारा कंटेंट, इतना सारा सिलेबस उन दो पतली पतली बुक्स में उन्होंने एकदम मर्ज करके रखा हुआ है, तो वो इलोबरेट करके आपको नोट्स में पढ़ाया जाता है। तो सर जो भी नोट्स पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में उन्हें ध्यान से सुनो, घर जाके उन्हें रिवाइज करो, उसके बाद ही एनसीईआरटी को पढ़ने जाओ और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहाँ की जरूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर से एक बार एनसीईआरटी को पढ़ने जाओ, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि यार जब आप वापस एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे कि यार ये वाली लाइन है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाली लाइन है यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाली लाइन है यहाँ वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़े, उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। समरी वाला जो कंटेंट दिया हुआ है, कभी कभार समरी में वो कंटेंट हो जाता है जो मेन थ्योरी में नहीं दिया होता है। जैसे आपने जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, जो लास्ट में नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है 11th में, वहां पर एनसीईआरटी में आप समरी उठा के देखना, वहां कुछ पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं जो मेन थ्योरी कंटेंट में इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है। तो आप समरी भी पढ़े एनसीईआरटी की, थ्योरी भी पढ़े और जो क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं उसके थ्रू भी एक बार गो थ्रू हो ले, क्योंकि वहां पर भी कभी कभार नई चीजें वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बायोलॉजी में यही कहना चाहूँगा। और तो यही कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में फेथ रखें। आपने MS धोनी सर का नाम सुना होगा, वो कैसे कैप्टन कूल रहते हैं, हमेशा कूल रहते हैं। एक बार मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि आप मतलब हमेशा इतने कूल कैसे रहते हो, चाहे कितनी ही स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, आप हमेशा स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हो। तो उन्होंने जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हम मैच जीतने के बारे में फोकस करते हैं, स्ट्रेस तभी आता है। मेरा फोकस मैच जीतने पर बिल्कुल भी नहीं होता, मेरा फोकस मैच पर होता है, मेरा फोकस गेम पर होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मैच जीतने के बारे में मत सोचो। ये मत सोचो कि यार कट ऑफ 608 जा रहा है, मतलब टॉपर्स के 720 भी आ रहे हैं, इतना ज़्यादा हाई स्कोर जा रहा है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है और मेरा स्कोर 200 और 300 पर ही अटका हुआ है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो, इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मेन चीज आप ये सोचो कि यार मेरा जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, क्या मैं उसे कंसंट्रेटेड होकर क्लास में सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ, मेरे जो क्वेश्चंस है मॉड्यूल के वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हो तो मैं उन डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप को ही फीडबैक दे, प्रोसेस पर ज्यादा फोकस रखे, अचीवमेंट के बारे में एक बार आप बिल्कुल भी मत सोचे, उसे केवल स्ट्रेस और प्रेशर ही आएगा। एकदम कूल होते हुए और कॉन्फिडेंट होते हुए आपको ये सब करना है। तो ये तो हुई सब्जेक्ट से रिलेटेड बात। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे तो उन्हें शेयर करो, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा रोल जिस चीज़ का होता है वो पेरेंट्स का होता है। मैं आपको अपनी 2 कहानियाँ बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मेरा एडमिशन यहाँ पर काफ़ी लेट हुआ, मतलब मैं 11th में 6th फेज़ में 20 से 25 दिन लेट था वहाँ पर भी। तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक जो है क्लास में सर पढ़ा रहे थे, तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बच्चे भी इस बात को रिलेट कर सकते हैं जो जिन्हें लगता है कि हमारा बैकलॉग रह गया है या फिर किसी वजह से कोई टॉपिक उनका छूट गया। तो उसी तरीके से मुझे भी शुरू में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि 20 से 25 दिन का जो सिलेबस था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा छूट गया था। तो वहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे साथ रहे। वो जो पापा थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, कभी कभार तो गाना भी गाया करते थे कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साहे बहार के। तो कभी भी मुझे लो फील नहीं होने दिया, हमेशा मोटिवेट करते थे और कहते थे कि बेटा बस तू पढ़ते जा, तू बस मेहनत करते जा, हमारा काम केवल कोशिश करना है, रिजल्ट के बारे में मत सोच। हमेशा वो जब भी पेपर होता था तो हमेशा स्कोर पूछते थे, स्कोर बताते थे, डेली की डेली मैं उनसे बात करता था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था, बताता था उन्हें कि क्लास में सर ने आज क्या पढ़ा है। वो भी पूछते थे कि आज क्या क्या हुआ, आज क्या क्या पढ़ा। मम्मी भी हमेशा पूछती थी कि आज खाने में क्या बना, खाना कैसा था। तो उनका हमेशा मोरल सपोर्ट मेरे साथ रहा। जब मैं 12th में था, DTS हमारी चल रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे मम्मी और पापा दोनों को कोविड हो गया। पर उन्होंने ये बात मुझ तक नहीं पहुंचने दी, क्योंकि उन्हें लगा कि यार बच्चा सीकर में है, वो पढ़ रहा होगा, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो हमेशा उन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे लिए सोचा, मुझे सपोर्ट किया। तो सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ का रोल होता है वो पेरेंट्स का ही होता है। बाद में जब मुझे पता लगा कि उनको कोविड था,
इतना सीवियर कोविड था, पापा की HRCT बहुत ज़्यादा थी और वो 4-5 दिन तक ICU में भी थे। तो काफ़ी बुरा लगता है जब मैंने पापा से पूछा कि मतलब मुझे बता दिया होता कि इतनी सीवियर कंडीशन से आप लोग जूझ रहे थे। तो पापा ने कहा कि बेटा मैं बस तुझे डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी जो है रैंक आए, अच्छी रैंक आए, तेरा सिलेक्शन नीट में हो। तो वो चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। तो यही मैं बाकी पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी हमेशा अपने बच्चे के साथ रहे, उसे स्कोर पूछे, वैसे आप करते ही हो नो डाउट, बट अपने पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस सपोर्ट के लिए जिसकी वजह से मेरी आज इतना अच्छा स्कोर आ पाया। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा पेपर एनालिसिस के बारे में। देखो, जिस चीज़ के लिए आपने 6 या 7 दिन मेहनत की है या फिर माइनर के लिए 14 दिन मेहनत की है, उसका फल केवल आपको तभी मिलेगा जब आप उस पेपर को जो आपने दिया है उसे घर जाके एनालाइज करोगे। चाहे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पेपर में तो उसका लोड बिल्कुल भी मत ले, उसे एक बार टिक करे। अगर आपसे पर्सनली सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगले दिन जाकर क्लास में सर से पूछे और उस डाउट को क्लियर करे, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन को जरूर देखें। और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप एक जगह लिख सकते हो, या फिर ऑफलाइन अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसे फाड़ के अपनी कॉपी में लगा लो जहां पर सर ने वो कंसेप्ट बताया। तो जब आप नोट्स को रिवाइज करने जाओ तब आप उस चीज को वहां से रिकॉल कर सकते हो। देखो, पेपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप पेपर एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं पता चलेगी। फिर अपने आप को एक फीडबैक दो कि यार अगली बार मैं किस तरह से पढ़ने जाऊँ, जो RTS है उसमें किस तरह से पढ़ने जाऊँ, या फिर जो माइनर है उसमें किस तरह से मैं पढ़ने जाऊँ कि ये मेरी मिस्टेक जो है वो रिपीट ना हो। तो फीडबैक अपने आप को जरूर दें। एक मैं कहूँगा कि टीचर का रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको जो भी डाउट हो आप टीचर से ज़रूर डिस्कस करें, टीचर से मिलते रहें। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, सीकर में आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आप उनसे जाके आप थोड़ा टाइम ले कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, और वहाँ पर जाकर डिस्कस करें। मैं भी अपने टीचर्स को बताता था, केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती थी वो मैं भी जाके टीचर से बोलता था, तो उसका सॉल्यूशंस मुझे मिल जाता था। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपको GCI में शेड्यूल मिल रहा है आप 100% उसे फॉलो करते जाए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार मेरा ये बैकलॉग रह गया, मैं पीछे का भूल रहा हूँ, तो साथ साथ में उसको भी देख लेते हैं, माइनर को भी देख लेते हैं, और जो RTS रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका भी कवर कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल भी इतना पैनिक ना हो, केवल जो GCI में RTS चल रहे हैं, जो माइनर चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रिपरेशन करते जाओ। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर गठाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता जो है उसका सार यही है कि आप जो है GCI के साथ कदम मिलाकर चले, जो उनका शेड्यूल है उनको अच्छे से फॉलो करें, ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं, उन्हीं के हिसाब से प्रिपेयर करते रहें। वो आपको बहुत प्यारा सा शेड्यूल आपको दिया जाता है। आपके लास्ट में काफ़ी सारे DTS होंगे, रिवीजन टेस्ट होंगे, उनके थ्रू जो भी आपके बैकलॉग है वो अपने आप कवर हो जाएंगे।